तो हेलो गाइज, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होगे और अपनी स्टडीज़ को बहुत अच्छे से कंटिन्यू भी कर रहे होगे। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर जीएस पेपर 2 का जो एक टॉपिक है इंटरनेशनल रिलेशन, उस पर एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर मैं एक छोटी सी परिचर्चा के माध्यम से आपको G7 के बारे में लगभग सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। G7 की बैठक के बाद में G7 चर्चा में आ गया है। मैं आपको बताऊंगा कि G7 में कितने सदस्य देश हैं, इनका काम क्या है, इस बार की जो बैठक हुई है G7 की, इसमें प्रमुख बिंदु क्या थे, कौन कौन से आमंत्रित देश थे और क्या क्या चीज़ों पर चर्चा हुई है और कब पहली बार इसकी बैठक हुई, कितने देश शुरुआत में थे, इनके बारे में मैं आज आपको यहाँ पर बताऊँगा। दोस्तों, सबसे पहले मैं बताता हूँ कि G7 में इस बार आमंत्रित अतिथि कौन कौन से थे। तो आमंत्रित अतिथि की बात करेंगे तो ऑस्ट्रेलिया, भारत, दक्षिण कोरिया, दक्षिण अफ्रीका और दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, जिसको आप लोग एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन या फिर आसियान, जिसका बहुत प्रचलित नाम है आसियान, जिसके नाम से जानते हैं। आसियान के अध्यक्ष, अगर आपको नाम याद हो तो याद कर लीजिएगा, ब्रुनोई दारुसलाम जो है, ये इस समय हमारा जो आसियान है, यहाँ पर पूरा का पूरा जो दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन है, इसके ये अध्यक्ष है। इनको आमंत्रित जो है किया गया है अतिथि के रूप में, यानी कि इससे साफ पता चलता है कि ऑस्ट्रेलिया, भारत, दक्षिण कोरिया, दक्षिण अफ्रीका, ये और जो हमारा आसियान है, ये G7 का सदस्य क्या है, नहीं है, इसीलिए इनको आमंत्रित किया गया है। तो भाई आप सोच रहे होंगे कि फिर इनका जो है सदस्य कौन कौन देश हैं, तो इनके सदस्य दोस्तों हैं अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली और जापान। तो अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली और जापान, ये जो हैं, ये पूरे के पूरे क्या हैं, इसके सदस्य देश हैं। इसमें अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर पूर्वी एशिया से जापान ही हमारा हो जाता है। अमेरिका और कनाडा दोस्तों दोनों ये जो देश हैं, ये उत्तर अमेरिका के देश हो जाते हैं। ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और इटली ये यूरोप के कंट्री हो जाते हैं। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो कुल मिलाकर के ग्रुप ऑफ 7 में ये 7 देश हैं। और इसके बाद में इनकी भी 47वीं विदेश मंत्रियों की बैठक हुई है। और ये बैठक हुई कहाँ पर है, तो याद रखिएगा, ये बैठक यूनाइटेड किंगडम की मेजबानी में हुई है, यानी कि जो हमारा यूके है, यूके के मेजबानी में जो है यहाँ पर हुई है। अब आप कहेंगे कि इसमें अभी इस बार कौन कौन से मुद्दों पर चर्चा हुई, तो थोड़ा सा अगर आपको मेंस में कभी लिखने को आ जाए तो आपको हल्की फुल्की जानकारी होना जरूरी है। प्रीलिम के लिए तो खास तौर से जरूरी नहीं है। प्रीलिम के लिए तो बस इतना जानना जरूरी है कि सदस्य देश कौन कौन से हैं, आमंत्रित देश कौन कौन से थे, आसियान जो है इसके अध्यक्ष कौन है, कहाँ पर ये बैठक हुई है, कौन से नंबर की बैठक थी, इतना मोटा मोटा चीजें जान लेंगे तो प्रीलिम का काम हो जाएगा। लेकिन मेंस के लिए थोड़ा सा मैं आपको मुद्दे बता देता हूं कौन कौन से मुद्दों पर यहां पर चर्चा हुई। दोस्तों, रूस जो है वो यूक्रेन की सीमाओं पर जो अवैध रूप से अतिक्रमण कर रहा है और रूस द्वारा जो क्रीमिया में अपने सैन्य बलों को भेजने पर कार्रवाई की गई और वहां किए गए जो निर्माण है, इस पर चर्चा की गई है। यहाँ पर चीन से संबंधित सिंजियांग और तिब्बत में चीन द्वारा मानवाधिकारों का उल्लंघन और दुरुपयोग, विशेष रूप से उइगर और अन्य जातीय धार्मिक अल्पसंख्यक समूहों के सदस्यों को निशाना बनाने पर चर्चा हुई है। चीन द्वारा हांगकांग की उच्च स्वायत्तता और अधिकारों की स्वतंत्रता, बेसिक लॉ का सम्मान करने का आह्वान किया गया। इसी दौरान में जो म्यांमार में सैन्य तख्ता पलट है, इसकी भी निंदा की गई। तो दोस्तों, इसको आप ये मुद्दे पढ़ रहे होंगे तो जो लोग थोड़ा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में रुचि रखते हैं, उनको एक बात बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी कि ये वो लोग हैं, ये वो सदस्य देश हैं जो, जैसे आप देखते होंगे कभी कभी जब ये सारी बातें आती है तो दुनिया 2 धड़ों में बटी हुई है। एक अगर आप देखोगे तो दुनिया 2 धड़ों में क्या हुई है, बटी हुई है। एक तरफ अमेरिका और उसके सारे के सारे जो फ्रेंड्स कंट्री होते हैं, दूसरी तरफ चाइना और रसिया होते हैं जो उनसे एकदम एंटीक रहते हैं। तो ये यानी कि जब G7 जो पूरा का पूरा सदस्य देश है, ये पूरा अमेरिका एंड कंपनी का है, तो ये लोग क्या करेंगे, जब ये लोग बैठक करते हैं तो रसिया जो चीज़ें कर रहा है, चाइना जो चीज़ें कर रहा है और जो उत्तर कोरिया चीजों को कर रहा होगा, उनको ये लोग क्या कर रहे होते हैं, उनकी ये आलोचना करते हैं, उनके बारे में ये बैठ करके वहां पर डिस्कस करते हैं। इसी तरीके से जो जैसे मान लो अगर जो भी ऐसा संगठन होगा जिसमें चाइना होगा, रशिया होगा और उत्तर कोरिया होगा, ये इनका जो संगठन होगा, ये क्या करेंगे, जब ये बैठक करेंगे तो ये बात करेंगे कि अमेरिका जो है कहां पर अपने सैन्य अड्डे बना रहा है, ये बाकी जो दुनिया के देश हैं वो जो चीजें कर रहे हैं, जापान क्या कर रहा है, इसके ऊपर ये लोग चर्चा करते हैं। तो वार्ता में शामिल मुद्दों के बारे में अगर कभी आपको लिखना हो तो ये चीज हमेशा याद रखिएगा कि ये क्या चीज, किन चीजों पर डिस्कस करेंगे, इन चीजों पर डिस्कस करते हैं। वैसे इंडो पैसिफिक की बात करेंगे, यानी कि जो हमारा हिंद महासागर है और प्रशांत महासागर है, इसकी अगर आप बात करेंगे तो इसमें जो आसियान की केंद्रीयता का समर्थन है, ये यहाँ पर किया गया है। एक स्वतंत्र और मुक्त इंडो पैसिफिक के निर्माण के महत्व को दोहराया गया है। साथ ही इन्होंने कहा गया कि कानून का शासन, लोकतांत्रिक मूल्य, क्षेत्रीय अखंडता, पारदर्शिता, मानवाधिकार और मौलिक स्वतंत्रता की रक्षा, विवादों और शक्तियों के समाधानपूर्ण जो शांतिपूर्ण समाधान है, इस पर बेस सारी चीज़ें होनी चाहिए, इसके बारे में इन्होंने यहाँ पर डिस्कस किया है। तीसरा पॉइंट इन्होंने रखा है यहाँ पर कि नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था होनी चाहिए, तमाम
तमाम सारे जो प्रोटोकॉल्स है, सांस्कृतिक व्यवस्था है, इंटरनेशनल लॉज है, जो हमारा क्षेत्रीय सुरक्षा व्यवस्था है, व्यापार के जो समझौते हैं, ये अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के तहत ठीक प्रकार से चलित हो, इसके ऊपर यहाँ पर बैठ करके बात की गई है। बात करेंगे ग्रुप ऑफ 7 की, G7 की बात करेंगे तो कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके और यूनाइटेड स्टेट्स, ये कुल मिलाकर के 7 देश हैं जो इसके पार्टिसिपेंट कंट्रीज हैं। अब G7 के विषय की बात अगर आप करेंगे थोड़ी सी चीज़ों को, तो मैं बता दूं, ये एक अंतर्राष्ट्रीय जो अंतर सरकारी जो है वो आपका संगठन है, ठीक है, यानी कि जो इंटर गवर्नमेंट संगठन है। इसका गठन 1975 में हुआ, 1975 में ये हुआ था, ठीक है। वैश्विक आर्थिक व्यवस्था, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, ऊर्जा नीति, ऐसे साझा हित के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए इस समूह की बैठक को वार्षिक रूप से क्या किया गया था, करने का जो है एक निर्णय लिया गया था, और हर साल इसकी जो बैठक है वो अभी होती है। तो अभी 42वीं बैठक इसकी यहाँ पर हुई है। G7 का कोई निर्धारित संविधान या मुख्यालय नहीं है। वार्षिक शिखर सम्मेलन के दौरान नेताओं द्वारा लिए गए निर्णय गैर बाध्यकारी होते हैं, यानी कि ये लोग एक दूसरे को बैठ करके, जैसे होता नहीं है कि जब शाम के वक्त हो जाता है तो कुछ औरतें मोहल्ले में बैठ करके आती हैं और पड़ोसियों की बुराई करती हैं। हालांकि एक मैं आपको एग्जाम्पल के तौर से बता रहा हूँ, वैसे ही होता है, ये इसलिए समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ ताकि आपको ये हमेशा याद रहे कि जो G7 की बैठक होती है, इसका कोई भी निर्णय ऐसा नहीं होता है जो बाध्यकारी आप पर होता हो। जैसे वही होता है ना कि बुराई कर दिया जा करके फिर उसके बाद में तो लोग सुधरे चाहे बिगड़े, उनसे मतलब नहीं होता है, लेकिन ये किसी के ऊपर कोई जो है किसी तरीके से बाध्यकारी नहीं होता है, ना तो सदस्य देशों पर बाध्यकारी है, ना तो ये लोग जो बातें करते हैं, जो डिसीजन करते हैं वो अदर कंट्रीज पर जाकर के कोई बाध्यकारी होगा, ठीक है। चर्चा के लिए आरक्षित विषयों और अनुवर्ती बैठकों सहित शिखर सम्मेलन के तमाम महत्वपूर्ण कार्य शेरपा द्वारा किए जाते हैं, जो आमतौर पर व्यक्तिगत प्रतिनिधि या फिर क्या होते हैं, राजदूत होते हैं। यूरोपीय संघ यानी कि यूरोपियन यूनियन, IMF और विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक, संयुक्त राष्ट्र यानी कि जो हमारा यूनाइटेड नेशंस है, ठीक है, जैसे महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधियों को भी इसमें क्या किया जाता है, आमंत्रित किया जाता है। यानी कि ये लोग अपना इम्पैक्ट दिखाने के लिए जो बड़े बड़े अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं उनको भी यहाँ पर क्या करते हैं, आमंत्रित करते हैं। बात करेंगे मुद्दों की, तो वर्तमान में G7 में शामिल सभी देश सर्वाधिक उन्नत नहीं है। यद्यपि भारत सैन्य और आर्थिक दोनों मोर्चों पर उन्नति कर रहा है, फिर भी ये G7 का हिस्सा नहीं है। यही कारण है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की तरह G7 में भी व्यापक बदलाव लाने पर जोर दिया जा रहा है। इससे आप उम्मीद ये कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में हो सकता है भारत, ऑस्ट्रेलिया भी क्या हो जाएंगे, इसके सदस्य देश हो जाएंगे। G7 जो बढ़ करके क्या हो जाएगा, G9 की तरह हो जाएगा, G10 की तरह हो जाएगा, और इसमें देशों को शामिल किया जा सकता है। अब बात करते हैं भारत और G7 के बारे में। तो भारत के अगर पूर्व भागीदारी की बात करेंगे तो अगस्त 2019 में जब फ्रांस के ब्रिज में 45वां शिखर सम्मेलन हुआ, तो भारत की उपस्थिति एक प्रमुख आर्थिक और मजबूत रणनीतिक साझेदारी को प्रतिबिंबित करती हुई हम लोगों को यहाँ पर क्या होती है, दिखाई देती है। 2020 की बात करेंगे तो संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ, इसमें भारत को आमंत्रित इसमें भी किया गया, हालांकि महामारी के कारण इस सम्मेलन का आयोजन ही फिर नहीं हो पाया था। 2005 की बात करेंगे और 2005 से 9 की बात करेंगे तो 5 बार G8। 2014 में रूस से अलग होने के बाद में, जब 2014 में रूस इससे अलग हो गया तो इसको G7 कहा जाने लगा, और इसके बाद में इस शिखर सम्मेलन में इन्होंने भाग लिया। यानी कि रशिया और चाइना जो है, चाइना तो इसका पार्ट नहीं था लेकिन रशिया इसका पार्ट था, बाद में रशिया ने इसको क्या किया, जो है क्विट कर दिया और अपने आप को इससे अलग कर लिया। तो जो G8 था ये G7 के रूप में बदल गया। अब भारत का इसमें भागीदारी का महत्व क्या है, देखो इससे एक तो ये होगा कि भारत जो है विकसित देशों के साथ भारत का जो रिलेशन है और कोरिलेटरल जो डायलॉग है वो और ज़्यादा डेवलप होगा। भारत का जो प्रशांत क्षेत्र है, विशेष रूप से जो हिंद महासागर है, इसमें जैसे आसियान के देश वहाँ पर जाएंगे, आसियान संगठन जाएगा, तो आसियान देशों के साथ में भी भारत का जो संबंध है वो और ज़्यादा मजबूत होगा। भारत, रूस, ब्राज़ील, चीन, दक्षिण अफ्रीका यानी कि जो ब्रिक्स कंट्री है हमारा, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका और ये हैं, इनके अध्यक्ष, और वर्ष 2023 में G20 के अध्यक्ष के रूप में भारत जो है वो बेहतर विश्व निर्माण हेतु तो बहुपक्षीय सहयोग में जो है एक महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाएगा। तो यानी कि आने वाले दिनों में क्या होगा, भारत जो है वो यहाँ पर G7 के साथ साथ में जो G20 देश हैं या फिर जो बाकी हमारा ब्रिक्स है, इसमें तमाम सारे उनमें जो है क्या करेगा, भारत की भूमिका जो है महत्वपूर्ण होती जाएगी। क्योंकि यही होता है ना कि धीरे धीरे करके आदमी सीढ़ी चढ़ता है, तो जैसे जैसे भारत को G7 में महत्व मिल रहा है, आने वाले दिनों में जो और बड़े बड़े संगठन हैं वहाँ पर भी भारत को ज़्यादा महत्व मिलने के चांसेस हैं। तो प्रीलिम के लिए पहली बैठक कब हुई,
इस बैठक में किन किन उद्देश्यों पर चर्चा की गई है। ठीक है, मूल रूप से G7 में कुल मिलाकर के कितने देश हैं, मूल रूप से कितने देश हुआ करते थे, वर्तमान में कितने देश हैं, G7 की बैठकों का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, कौन से नंबर की बैठक हुई है, कहां पर बैठक हुई है, G7 की पहली बैठक कब हुई थी, इतना जान लेंगे आप तो आपको लगभग आपका प्रीलिम का कवर हो जाएगा। प्रमुख किन मुद्दों पर चर्चा हुई, इनका इंपैक्ट क्या है, भारत के लिए इसका महत्व क्या है, ये चीजें जान जाएंगे तो आपको मेंस का लिखने का भी थोड़ा थोड़ा मटेरियल जो है वो मिलने लगेगा। तो थैंक यू सो मच।